गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है EL 310 में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ओनरशिप। टाइप्स ऑफ ओनरशिप में हम बेसिकली जो आज करेंगे वो है इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप। देखिए, modern business is carried out by the following types of ownership organization, form of business organization। तो 3 तरह की ओनरशिप्स होती हैं, एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, वो है इंडिविजुअल ओनरशिप। सेकंड, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल ओनरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के भी फर्दर सब डिवाइडेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसी तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइजेस डिवाइडेड है सोसाइटीज़ में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हाउसिंग, क्रेडिट। और थर्ड, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डिवाइडेड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैचुरी, कॉरपोरेशन। तो नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इंडिविजुअल ओनरशिप, जिसे हम सिंगल प्रॉपर्टरशिप पे बोलते हैं। अब इंडिविजुअल ओनरशिप होती क्या है? देखिए, ये सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे सरल फॉर्म है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं सबसे सरल रूप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर सप्लाइज द एंटायर कैपिटल, he organizes and manages the business himself and takes the entire risk. The entire authority and responsibility in the matter of decision making, policy making and working belongs to him, and all the profit and losses are of his own. देखिए, जो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है उसमें बेसिकली एक अकेले बंदे का सारा पैसा लगता है बेसिकली, ठीक है। अगर उसे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो अपनी सेविंग, अपनी कैपिटल लगाएगा, किसी और का पैसा नहीं होता उसमें। हाँ, वो किसी से उधार ले सकता है, अगर उसे अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है वो किसी से उधार ले सकता है, पर ओवरऑल पैसा उसी का लगता है। एंटायर कैपिटल उस इंडिविजुअल की ही होती है, इसलिए इसे इंडिविजुअल ओनरशिप कहते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो अपना बिजनेस खुद मैनेज करता है, सारे रिस्क उस अकेले इंडिविजुअल के होते हैं, ठीक है। पूरी अथॉरिटी उसके पास होती है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की होती है। कोई डिसीजन लेना हो, कोई पॉलिसी बनानी हो उस छोटे से बिजनेस को लेके, कुछ भी हो, प्रॉफिट लॉस, वो सब उस इंडिविजुअल का होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय एनीवन having initiative, tact, selling, aptitude and little capital to enter into business। जो इंडिविजुअल ओनरशिप का बिजनेस है ये कोई भी कर सकता है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो, उसको कोई प्रोडक्ट बेचना आता हो और थोड़ी सी कैपिटल से वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। It is owned, managed and controlled by only one man, hence it is also called as one man business। तो इंडिविजुअल ओनरशिप को हम वन मैन बिजनेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक आदमी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, रिस्क ले रहा है, अपना कैपिटल लगा रहा है, इसलिए हम इसे इंडिविजुअल ओनरशिप बोलते हैं। सेकंड, लीगल लायबिलिटी। हिज लीगल लायबिलिटीज कवर्स ऑल हिज पोजीशन, द क्रेडिटर कैन कलेक्ट हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। देखिए, लीगल लायबिलिटी इस तरीके से होती है क्योंकि उसने पैसा लगाया है, तो अगर वो कहीं से पैसा लेता है और वो चुकाता नहीं है तो जो भी उधार जहाँ से उसने लिया है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है किसी पर्टिकुलर घर की। वो क्यों होती है? अगर सपोज कीजिए उस बंदे ने कहीं से पैसा उठाया और वापस रिटर्न नहीं किया, तो उस जहाँ से पैसा उठाया उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो उसकी किसी भी बिलोंगिंग
यानी घर कार किसी को भी कलेक्ट कर सकता है उस पैसे के बदले। क्लियर। एप्लीकेशन, अब इंडिविजुअल ओनरशिप की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये अकेले काम करना रिस्की तो बहुत है, पर कहीं ना कहीं इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। For small scale business requiring small capital which can be spared by one man, for example, agriculture, small scale industries, cottage industries, retail trade, handicraft, professional services, commercial shops, etc. तो देखिए ये इस तरह की ओनरशिप से कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपने पैसे से तो आपकी इतनी कैपिटल नहीं लगेगी, मतलब आप कम कैपिटल से कम पैसा लगा के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल सस्टेनेबल फार्मिंग का कंसेप्ट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, रिटेलिंग शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा व्यापार देख सकते हैं, ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस आजकल बहुत ऑनलाइन होता है, वो कर सकते हैं। कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे एसी रिपेयरिंग, कूलर रिपेयरिंग एंड मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरीके की। कमर्शियल शॉप्स शुरू कर सकते हैं, जो कि आप देखें कि ये जनरल स्टोर्स होते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वेयर द रिस्क कवर्ड इज़ नॉट टू हैवी, अगर कोई अपना थोड़ा सा पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है तो रिस्क जो उसमें बनता है वो इतना हैवी नहीं होता। थोड़ा नुकसान होगा, कितना आप थोड़ा लोन ले लेंगे, पर स्मॉल स्केल बिजनेस में क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिल ही जाता है। ठीक है। वेयर मैनेजमेंट बाय वन मैन इज पॉसिबल, एटलीस्ट एक आदमी मैनेज कर रहा है तो इतनी झंझट नहीं है। ठीक है। वेयर लोकल मार्केट इज़ अवेलेबल, अगर आसपास आपके कोई लोकल मार्केट अवेलेबल है तो ये छोटा बिजनेस करना ईजी रहता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए सिंपल एंड ईजी। फर्स्ट एडवांटेज, दिस टाइप ऑफ ओनरशिप इज सिंपल इन नेचर एंड ईजी टू मैनेज, क्योंकि एक ही बंदे को डिसीजन लेना है, एक ही बंदे को सारे रिस्क लेने हैं, उसे किसी से डिस्कशन नहीं करना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स कम है और वो ईजीली मैनेज कर सकता है। द लेबर नोज फॉर होम दे आर वर्किंग एंड टू होम दे आर अकाउंटेबल, जो भी लेबर काम करे उसे पता है कि ये मेरा मालिक है, इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और यही मुझे पैसा देगा। ठीक है। लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज, it does not involve much legal formalities or other complicated procedure to start the business. Only a formal license from the local authority is necessary. अगर आप छोटा सा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ये आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आज इंजीनियर बन रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देगा, कोई अपना बिजनेस भी शुरू करेगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बहुत काम आएगी। कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको कुछ ऐसे नहीं, आपको किसी ने कुछ भी समझा दिया और आपने मान लिया कि हाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इतना पैसा कहीं से उठाना ही पड़ता है, नहीं। ये नॉलेज आपके उधर काम आएगी जब आप कभी सोचेंगे कि हमें अपना छोटा सा बिजनेस करना है, या मुझे फार्मिंग करनी है, या मैं अपनी छोटी सी कोई दुकान खोलना चाहता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ये जो पढ़ा हुआ है ये आपके कितने काम आ रहा है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी बंदे से जाके बात कर सकते हैं कि नहीं नहीं, मैं अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ तो इतना पैसा कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, आप उसको समझा सकते हैं। बट अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो कोई आपको ही समझा देगा कि नहीं नहीं, इसमें तो इतना पैसा लगाना ही पड़ता है, तो अकेले नहीं कर सकता, पार्टनर चाहिए एंड ऑल। पर ऐसा नहीं है, आप इंडिविजुअल भी एक बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब देख रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया सिंपल एंड इजी, लीस्ट लीगल फॉर्मेलिटी। तो बेसिकली इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा किसी लीगल वो नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक लाइसेंस लेना पड़ता है लोकल अथॉरिटी से। ठीक है। क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, क्लियरली क्विक डिसीजंस क्यों होंगे इसमें, क्या रीज़न है क्विक डिसीजन के, यही रीज़न है कि आप इंडिविजुअल हैं और आपके डिसीजन को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा। क्वालिटी प्रोडक्शन, सिंस द ओनर टेक्स ऑल द रिस्क, ही गिव्स पर्सनल अटेंशन एंड सुपरविजन टू द प्रोडक्ट मेड, दिस मे रिजल्ट इन रिडक्शन इन वेस्ट एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली अगर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसमें बहुत डेडिकेशन दिखाता है, डिवोशन दिखाता है, वो क्वालिटी चेक भी करता है कि, और पर्सनल अटेंशन देता है, खड़ा होकर सामने काम करवाता है,
इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है वो अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज होती है. Better labor relationship. Since the business is small, the number of workers are less, and the owner comes in close contact with the workers. This helps to maintain good employer-employee relationship. देखिए बेटर लेबर रिलेशनशिप कैसे बनती है, क्योंकि छोटा बिजनेस है यानी कम लेबर कम स्टाफ होगा. सपोज कीजिए 30 का स्टाफ है, 40 का स्टाफ है, तो एटलीस्ट आप इतने लोगों के कांटेक्ट में हैं, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, आप उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी उनको सपोर्ट करोगे, तो एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है. ठीक है. पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर्स. सिंस द बिजनेस इज स्मॉल, इट इज़ possible to pay personal attention to customers and their requirement and to give them entire satisfaction by overcoming their complaints about the product. देखिए कस्टमर्स को पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, तो आपको पता है कि मेरे ये कुछ कस्टमर बन रहे हैं और इन कस्टमर्स के अगर ये कंप्लेंट है तो आप उन्हें ट्रीट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके कस्टमर्स हो गए, अगर कोई बड़ा बिजनेस होता है तो आपके कस्टमर्स हो जाते हैं लाखों में करोड़ों में, तो उसमें आप हर एक कस्टमर की प्रॉब्लम को अटेंशन नहीं दे सकते. बट इस केस में क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस है, आप बहुत ईजीली उन्हें अटेंशन दे सकते हैं. स्मॉल कैपिटल. Since capital required is small, talented men of small means can start independent business of their own and earn living. क्योंकि इसमें कैपिटल यानी पैसा बहुत कम लगता है, तो जिन भी लोगों में टैलेंट है वो क्या करते हैं, वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं. मतलब उनको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की नीड नहीं है. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं. देखिए हमें हर चीज़ के, अगर हम इंडिविजुअली कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए. डिसएडवांटेजेस क्यों पता होनी चाहिए, मतलब नुकसान क्यों पता होनी चाहिए, ताकि हम उसको आगे कवर कर सकें, ओवरकम कर सकें. देखिए डिसएडवांटेजेस है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सपेंड द बिजनेस इवन इफ इट इज़ मच प्रॉफिटेबल. देखिए क्योंकि अकेले आपने बिजनेस शुरू किया तो आप एक लिमिटेड कैपिटल लगाएंगे. ठीक है, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस कैपिटल को वापस अपने बिजनेस में लगा सकते हैं. अदरवाइज आपके पास उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के और फंडिंग नहीं है. ठीक है, तो या तो आप फंडिंग कहीं से उठाइए. तो ये एक छोटा सा नुकसान भी है कि आपको बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे ले जाना है, तो आपको फिर क्या पैसा ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से लाएं. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है. क्यों? बिकॉज इन केस द ओनर इज नॉट एबल टू पे द डेब्ट्स, द सेम कैन बी रिकवर्ड आउट ऑफ द सेल ऑफ हिज बिजनेस एसेट एंड पर्सनल प्रॉपर्टी. The individual owner will have to think twice before adopting new and risky ventures, latest and new methods, etc., as his private property is constantly in danger of meeting the debts and obligation of his business. देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कैसे हो गई, यानी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गई. इस तरीके से हो गई कि सपोज कीजिए कि एक बंदे को ही उसने सारा पैसा उठा रखा है मार्केट से. अब अगर वो पैसा वापस बिजनेस में नुकसान हो गया सपोज कीजिए, पर आपको पैसा तो देना है उस बंदे को, और उसी इंडिविजुअल को देना है जो कि बिजनेस चला रहा है, उसे सबको पैसा लौटाना है. अगर वो पैसा नहीं लौटाता तो जो बिजनेस के एसेट, उसने मशीनें या कुछ भी खरीदी है उससे निकालेंगे वो अपना पैसा, या फिर उसका घर कार लेके पैसा निकालेंगे. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है जो आपके मतलब माइंड में होना चाहिए कि अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दूसरों से ली हुई उधारी को चुकाना ही पड़ेगा. पर्सनल लिमिटेशंस. थर्ड डिसएडवांटेज, द इंडिविजुअल ओनर हैज़ टू कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिज बिजनेस अलोन. He cannot be expert in all techniques like management, sales, engineering processes. Further growth and expansion of business may not be possible due to want of proper and adequate organizing power.
देखिए कुछ पर्सनल लिमिटेशंस भी आ जाती है, जैसे सपोज कीजिए कि एक ही जो इंडिविजुअल है वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है बिजनेस की, मतलब कि मैनेजमेंट भी वही देख रहा है, सेल्स भी वही देख रहा है, इंजीनियरिंग अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो वो भी वही देख रहा है, प्रोसेस भी वही देख रहा है कि भाई कोई चीज़ यहाँ से मैन्युफैक्चर होगी जब तक निकली है तब तक क्या प्रोसेस है। तो कई बार क्या होता है कि जब बिजनेस बड़ा हो रहा होता है तो वो एक इंडिविजुअल सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता, तो फिर आगे एक्सपेंशन में दिक्कत होती है। ठीक है, स्मॉल इनकम इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट सच अ बिजनेस कैन यील्ड ओनली अ स्मॉल इनकम। देखिए कितने भी एफर्ट लगा लो आप, बट अगर आपने किराने की दुकान खोली है या फिर आपने कोई छोटा बिजनेस किया है, अगर आप उसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे सपोज कीजिए आपने फार्मिंग करी, 2-3 बीघा पे शुरू करके आप 50 बीघा तक ले गए तो आपको फ़ायदा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये, जैसे आपने एक शॉप ओपन की, एक शॉप ओपन करी, आपको उससे प्रॉफिट होने लगा, आपने दूसरी शॉप और खोल दी, तीसरी खोल दी, उसकी ब्रांचेस खोल दी, तो आपको फ़ायदा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि ये एक शॉप पे ही रह जाती है लिमिटेड, तो क्या हो गया कि स्मॉल इनकम, आपको उससे तो एक लिमिटेड इनकम ही मिलेगी। ठीक है, कैन नॉट compete विद अ बिग बिजनेस, दिस कैन बी डिसएडवांटेज। देखिए किसी चीज़ के नुकसान ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक होते ही रहेंगे, ये हो सकता है बट ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। कईयों को, कितने लोगों ने बिजनेस शुरू किए हैं अकेले, लाखों लोगों ने, उसमें किसी को 3rd नंबर का डिसएडवांटेज हुआ, किसी को 5th नंबर का, ऐसा नहीं है कि सबको 1 to 6 डिसएडवांटेज हो गए, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ये है कि कुछ जो हो सकते हैं, अब डिपेंड करते हैं कि आप बिजनेस कितने टैक्ट से करते हैं, कितनी स्मार्टनेस से बिजनेस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Cannot compete with a big business. Since the business is small, it cannot compete with a big business producing the same articles. Short life. If owner dies, the business may collapse because his successor may be incapable or not interested in this type of business. Short life इसलिए बोलिए, सपोज कीजिए कि जिस इंडिविजुअल ने बिजनेस किया उसका एक्सीडेंट हो गया, इन केस उसकी डेथ हो गई, तो फिर कोई पीछे उस बिजनेस को संभालने वाला नहीं है, क्योंकि ओनरशिप उसी की है। अगर जब तक उसमें दूसरा कोई इंडिविजुअल ऐड नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल ओनरशिप होती ही यही है कि आपके अलावा कोई नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। अब हमने पढ़ी पहले इंडिविजुअल ओनरशिप, जिसे हमने सोल प्रॉपर्टरशिप भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। देखिए समटाइम्स द वन मैन बिजनेस रीचेस सच अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू कंट्रोल द बिजनेस एंड टू कंट्रीब्यूट द नेसेसरी कैपिटल. The original entrepreneur may become too old for work. It would seem essential to take a younger person into a partnership to prevent the firm from decaying. The partnership may also be formed to start a new business altogether. Partnership is usually formed to combine capital, labor, and various specialized skills or ability. Partnership business is owned by two or more persons who shares the power, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट रीच्ड अमंग देमसेल्व्स। देखिए एक हमने अभी इससे पहले पढ़ा इंडिविजुअल ओनरशिप के बारे में, यानी सोल प्रॉपर्टरशिप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में, कि आपने सुना होगा कि 2 पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं, कि 3 पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो एक्चुअली पार्टनरशिप में क्या होता है, 20 तक आप लोग इंक्लूड हो सकते हैं पार्टनरशिप में, 20 से ज़्यादा नहीं, 20 तक हो सकते हैं। अब अगर इतने लोग इन्वॉल्व होंगे, सपोज कीजिए 3 पार्टनर मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं या 2 पार्टनर मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, तो 50-50% पावर शेयर हो गई इनमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 50-50% शेयर हो गई, प्रॉफिट भी 50-50% शेयर हो गया। जिस तरीके से एग्रीमेंट बना है 2 पार्टनर्स का, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिवाइड हो जाएगी। जब किसी बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए 2 दोस्त मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों के रिस्क हो गए 50%, 50-50, दोनों की
दोनों पैसा भी 50-50% लगाएंगे कि चलो एक 2 लाख लगा रहा है तो दूसरा भी 2 लाख लगा रहा है, इस तरीके से जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो भी दोनों का डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ, ठीक है। तो अ पर्सन में possesses exceptional business ability, experience, talent but no capital. He can have a financing partner. कई बार ऐसा भी होता है पार्टनरशिप में, आप डिपेंड करता है एग्रीमेंट कैसे बन रहा है। जैसे सपोज कीजिए एक बंदे के पास टैलेंट है, दूसरे के पास पैसा। एक ने कहा मैं पूरा पैसा लगाऊंगा, उसने कहा ठीक है मैं ये प्रोडक्ट तुझे बना के दूंगा, दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। अब उनका एग्रीमेंट इस तरीके से, तो ये जिसने पूरा पैसा लगाया है उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग पार्टनर, क्योंकि उसका पूरा पैसा है, ठीक है। A financer may need a managerial expert as well as technical expert, and all of them may combine to set up a business with common ownership and management by mutual agreement to form a partnership business. तो ऐसे में क्या होता है, एक फाइनेंसिंग पार्टनर हो गया, सपोज कीजिए एक इंजीनियरिंग पार्टनर हो गया जो कि प्रोडक्ट दिख रहा है, एक मार्केटिंग हो गया, तो 3 हो गए, तीनों मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। According to Indian Partnership Act 1932, partnership is defined as the relation between two or more persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की रिलेशनशिप जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर और कैरी कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब फॉर्मेशन में हम कैसे फॉर्म होती है बेसिकली, partnership can be formed either verbally or by written agreement, but to avoid the possibility of conflict at a later stage, it is advisable to enter into the written agreement. The written agreement is known as partnership deed. ठीक है, the partnership deed contain the terms and conditions relating to partnership and the regulation governing its internal management. It also lays down the rights and duties of the partner. देखिए 3 दोस्त मिले, उन्होंने कहा अपन बिजनेस शुरू करते हैं। अब अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि और कहते हैं ना कि बिज़नेस में कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए बिज़नेस जब भी आप पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं तो आप एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, यानी एक एग्रीमेंट बनाएंगे, रिटर्न एग्रीमेंट, जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस होंगी पार्टनरशिप को लेके कि अगर कोई पार्टनर कभी छोड़ के जाता है तो उसको कितना शेयर मिलेगा, वो कितना प्रॉफिट लेके जा सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसमें हर पार्टनर की अधिकार और उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। द डीड इज़ अ डुअली स्टैम्प्ड एंड सील्ड डॉक्यूमेंट, मतलब वो डुअली स्टैम्प्ड होता है और सील्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती हैं और वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी रजिस्टर्ड होता है। क्यों होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि अगर सपोज कीजिए थर्ड पार्टनर 2 पार्टनर से एग्री नहीं है, कहते नहीं इन्होंने तो मेरे साथ धोखा किया है, तो वो कोर्ट के अंदर जाके इस एग्रीमेंट के बेस पे उन पे केस कर सकता है कि इन्होंने मेरा पूरा नुकसान किया है या पैसा मुझे नहीं दिया, ठीक है। Thus a partnership deed enjoy legal status and it serves as a legal evidence in future to settle any dispute or differences. Okay? तो ये है पार्टनरशिप का। अब एक हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन भी हम, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड आइदर verbally or by written agreement, but to avoid the possibility of conflict at a later stage, it is advisable to enter into the written agreement. The written agreement is known as partnership deed.
ठीक है, ये पार्टनरशिप डीड के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये पार्टनरशिप डीड होती है। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड के अंदर होना क्या चाहिए, यानी आप जो एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, उसमें फर्म का नाम होगा, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, वो होगा। डेट ऑफ स्टार्टिंग पार्टनरशिप, कब से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, ड्यूरेशन, कितने साल तक आप पार्टनर रहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 6 लाख। अलॉटमेंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस अमंग द पार्टनर्स, हर पार्टनर के फंक्शंस डिसाइडेड होंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कितना प्रॉफिट और लॉस में शेयर होगा पार्टनर का, वो इंडिकेट होगा। सैलरी वैन यू अलाउड टू मैनेजिंग पार्टनर्स, सैलरीज डिफाइंड होगी। द बेसिस फॉर द इंक्लूजन फॉर एनी न्यू पार्टनर, अगर किसी नए पार्टनर को फ्यूचर में जाके आपको इंक्लूड करना है, चौथा पार्टनर, तो उसकी कंडीशंस भी उस एग्रीमेंट में होनी चाहिए। कि सपोज किसी ने, थर्ड बंदे ने कह दिया कि मैं अपने दोस्त को लाऊंगा और वो हमारे इसमें पार्टनर होगा, अब वो ऐसे ही एंटर नहीं हो सकता, उसके बीच में भी कुछ क्लॉज होगा कि जब तक तीनों जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वो तीनों एग्री नहीं होंगे तब तक हम फोर्थ बंदे को अपने बिजनेस में एंट्री नहीं देंगे। इस तरीके से द अमाउंट विच कैन बी विदड्रॉन बाई ईच पार्टनर, अगर कोई फर्दर पार्टनर अपना ये बिजनेस को छोड़ के जाता है तो वो कितना अमाउंट ले सकता है। द एम ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज द मैनर इन विच इट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, अकाउंट ऑफ द फर्म एंड अथॉरिटी फॉर साइनिंग चेक, कौन चेक साइन करेगा, कौन बिल ऑफ एक्सचेंज देखेगा, ये सब। ठीक है, प्रोविजन फॉर arbitration for settling the disputes that may arise in future. In absence of any agreement, profit and losses are shared equally as per the provision of the Indian Partnership Act 1932. ठीक है, आगे कोई फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उसको कैसे सेटल करना है, तो ये सब चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। अब पार्टनर्स हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट विच विल हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, हर पार्टनर को ये स्टेटमेंट्स देनी पड़ती है, जैसे फर्म का नाम, बिजनेस की प्लेस, एड्रेस सबका, जॉइनिंग फर्म, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें हर पार्टनर को देनी पड़ती है। ठीक है, अब इसके भी कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, किस किस तरह के पार्टनर्स होते हैं। देखिए, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्टनरशिप डीड है, partnership deed should be duly dated and signed by all partners. It is required to be submitted to the registrar of firms along the necessary registration fees. All subsequent changes in the constitution of partnership, incoming and outgoing partners, etc., will have to communicate it to the registrar within 14 days of such alteration. तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये सब पार्टनर्स के द्वारा साइन होनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी हम इसके जो टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस, पार्टनरशिप ओनरशिप, पार्टनरशिप के वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।